स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में है। और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन, हमें पहला सवाल दे रखा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी कि ऐसी चीजें जो बायोडिग्रेड नहीं हो रही हैं, टूट के खत्म होकर के नेचर में वापस से मिट्टी में मिल नहीं जा रही हैं। ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो किनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है नेचर। तो ये हम सबको पता है, नेचर में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये साइकिल हमेशा चलते रहता है, बायोडिग्रेडेबल चीजें ही बनती हैं। देन नेचुरल डिजास्टर एक ऑप्शन हमें दे रखा है। नेचुरल डिजास्टर में भी कोई भी चीज क्या हो रही है, बाढ़ आया, प्राइमरी लेयर जो थी सॉइल की वो रिमूव हुई, कहीं और जाके डिपॉजिट हो गई, फिर से नई वाली लेयर बन जाएगी। उसमें वैसा कुछ तो पॉल्यूशन जैसा है नहीं। एंड देन बी ऑप्शन दे रखा है, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज अगर हम करते हैं तो उससे क्या, वो क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं? वो पॉल्यूटेंट्स हैं? नहीं, वो पॉल्यूटेंट्स नहीं है। तो फिर क्रिएट हो रहा है ना, कि ये क्रिएट कर रहा है कुछ, तो दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। solely humans are the reason for non biodegradable pollutants that are being created। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, यही है सीपीसीबी। ठीक है, द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट होता है किससे? तो सबसे छोटे वाले पार्टिकल से होगा, दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर। इससे सबसे ज्यादा थ्रेट होता है इंसान को, बिकॉज वो डिटेक्ट नहीं हो पाता और वो बॉडी के अंदर इनहेल होते चला जाता है और बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the material generally used for soundproofing of rooms like recording studio and auditorium। देखो, साउंड प्रूफिंग हम किसको बोल रहे हैं? सिनेमा हॉल में मूवीज चल रही होती हैं, इतना साउंड इफेक्ट होता है उनमें, लेकिन कभी वो साउंड बाहर नहीं आता, तो साउंड प्रूफिंग है वहां पे। ये साउंड प्रूफिंग किस मटेरियल से बनता है? तो दैट इज बाय स्टाइरोफोम। ये है स्टाइरोफोम, जिसको हम अपने आम भाषा में थर्मोकोल भी कहते हैं, दैट इज स्टाइरोफोम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, compressed natural gas यानी कि CNG is what basically it is methane। ये मीथेन का कॉम्पोजिशन होता है। Now moving to the next question, world's most problematic weed। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड कौन सा है? बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा नोटोरियस है, वाटर को बहुत ज्यादा हार्म करता है, एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा हार्म करता है, वो कौन सा वीड है? एंड दैट इज दिस वाटर हायसिंथ। ये देखिए, ये रहा, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। हमारे घरों के आसपास जो पानी लगता है उसमें ये देख पाना बहुत ही आम बात है। पॉन्ड्स में, लेक्स में ज्यादातर स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वहां ये रहता है। वैसे मूविंग वाटर में भी ये पाया जाता है कभी कभी, क्या अक्सर, हाँ अब तो ये मूविंग वाटर में भी पाया जाता है। और ये अगर हम नजदीक में देखें तो ये ऐसा दिखता है, राइट। तो द आंसर इज इकॉर्निया, जिसको हम वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं और इकॉर्निया क्राइसेप्स भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन दे रहा है, तो इस वर्ड से हमें पता चल जाएगा, बायो मीन्स लाइफ और मैग्निफिकेशन मतलब कोई चीज ऐसी है जो धीरे धीरे जूम इन करते करते बड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो ये बायोमैग्निफिकेशन किन में होगा? तो वो होगा मरकरी का भी और वो होगा डीडीटी का भी, बोथ बी एंड सी। मरकरी के भी अपने नुकसान है, डीडीटी के तो बहुत ज्यादा नुकसान है कि पहले वो हमारे काम में आता है और अब धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट में इस तरीके से सारे पंछियों के अंदर जा चुका है, निहित हो चुका है कि वो मेटाबोलाइज होता नहीं है और धीरे धीरे वो अगले लेवल को, अगले ट्रॉफिक लेवल को पास ऑन होते जाता है। और जो फाइनली जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है, जो
बर्ड्स जो उन फिशेस को खाती हैं जिनमें जो उन पानी में रहती हैं जिनमें डीडीटी मिला हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है, जो उनके शेल्स होते हैं, एग शेल्स होते हैं, वो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम पे हैचिंग नहीं होती, प्रीमेच्योर हैचिंग होती है, और जो बर्ड का जो छोटा बेबी बर्ड है वो मर जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये देखिए यहाँ पे ये है इथेन, एक और दो, दो कार्बन है यहाँ पे, तो ये मेथ एथ, फर्स्ट के लिए एक कार्बन वाले को मीथेन को सॉरी मेथ बोलते हैं, उसका रूट वर्ड है, और दो वाले को इथ बोलते हैं, ई टी एच। तो ये तो इथेन है, इसमें तीन क्लोरीन लगा हुआ है, तो मतलब कि ये तो क्लियर हो गया कि ट्राई क्लोरो इथेन जैसा कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, राइट। और ये एक फिनाइल रिंग है, ये एक दूसरा फिनाइल रिंग है जिसमें कि क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज द करेक्ट नेम ऑफ डीडीटी। Now, moving to the next question, which one of the following materials takes the longest time for degradation? Degradation के लिए सबसे लंबा समय किसको लगता है? तो ये देखो, कॉटन दे रखा है, पेपर दे रखा है, जूट दे रखा है। जूट तो अभी जस्ट कुछ साल से हमने इनिशिएटिव चला रखा है जिसमें कि हम जूट बैग्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने मार्केटिंग के लिए, ठीक है। और फिर कॉटन है, पेपर है, तो ये पेपर है, सॉरी पेपर है, तो ये सारी चीजें तो तुरंत खराब हो जाती हैं। एंड देन एक दे रखा है बोन, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब पूछो क्यों ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि बोन तो डिग्रेड होता है, लेकिन फॉसिल भी तो बोन का ही बनता है। इतने साल से वो बोन बना, वो बोन उसी तरीके से इंटैक्ट है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तो हमें फॉसिल मिल गया, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा लंबा समय इन ऑप्शंस में बोन को लगता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से गलत स्टेटमेंट हमें चुनना है। पहला दे रखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है और एकदम सही है। देन नेक्स्ट दे रखा है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेज, यस दे आर मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट दे रखा है डी ऑप्शन, यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज क्रूशियल फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जिस तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसको हम कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वहां की चीजें बहुत ज्यादा पल्यूटेड हो जाएंगी, बीमारियां फैलने का बहुत ज्यादा डर होगा। जो टेस्ट किट्स हैं या फिर जो ब्लड सैंपल्स हैं, उनको हम इसी तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं बहा सकते हैं या मिट्टी में नहीं दबा सकते हैं अंदर, तो उनका यूज, उनको बहुत अच्छा तरीका है डिस्पोजल का इंसिनेटर्स, यानी कि उनको भट्टी में झोंक देना, जो पूरे टाइम जल रही हैं वो उन इंसिनेटर्स में उनको डाल देना। जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं लाइक एम्स है या फिर और भी बड़ी जो संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल संस्थाएं, वहां पे यही काम होता है, इंसिनेटर्स वहां पे इनबिल्ट होते हैं और वो कुछ अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है, सिंस वहां पे तो बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट वो खुद भी रिसाइकल करते हैं, सॉरी डिस्पोज करते हैं और उनको इंसिनेटर्स में जला देते हैं, जिसका बाकी फर्दर यूज किया जाता है। नाउ एक ऑप्शन हमें दे रखा है, डॉप्सन यूनिट्स आर यूज टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट इन एयर, नो दे आर यूज टू, दे आर अ यूनिट फॉर व्हाट, they measure the quantity of ozone in tropospheric layer, वहां सॉरी स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जो ओजोन लेयर है हमारा, वो वहां पे डॉप्सन यूनिट में काउंट किया जाता है, सो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Now, moving to the next question. Among the following, which one causes maximum indoor chemical pollution? Indoor और chemical pollution, घर के अंदर और chemical pollution हो रहा है, यानी कि chemically कुछ चीजें change हो रही हैं, तो वो किस वजह से होगा? And that is because of burning of coal. कोयले के जलने से जिस तरीके का पॉल्यूशन उत्पन्न होता है, अगर उसको घर के अंदर जलाया गया है तो बहुत ही ज्यादा हजार्डस, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जब भी अगर आप में से किसी ने कोल को जलते हुए देखा है, जो खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो उस चूल्हे को हमेशा बाहर रखा जाता है,
घर के बाहर दरवाजे पे रखा जाता है, उसको हवा दी जाती है और जब वो जल जाता है प्रॉपरली तभी उसको घर के अंदर लाया जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, क्योंकि जो घर के अंदर की हवा है उसको वो बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देता है, केमिकली उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन स्कम seen in fresh water bodies is, ये देखो ये है ग्रीन स्कम, हाउ हॉरिबल इट इज लुकिंग, कितना बुरा दिख रहा है, ये पानी बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। तो ये किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, राइट, बोथ ए एंड सी। ग्रीन कलर है, ग्रीन पिगमेंट किस में होता है? ब्लू ग्रीन एल्गे और ग्रीन एल्गे में, इन्हीं की वजह से होता है। दैट्स इट, दिस वाज द वे इवन टू गेस द आंसर, राइट। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दे रखा है कि द लाउडनेस ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट, एक व्यक्ति, एक इंसान कितने लाउडनेस का, वॉइस कितनी तीव्रता का जो साउंड है वो बिना किसी डिस्कम्फर्ट के सुन सकता है, उसके बाद उसको वो चीजें बहुत बुरी लगने लगती हैं, नोजिया फील होने लगता है, डिस्टर्बिंग लगता है, पल्पिटेशंस होने लगते हैं, हार्ट बीट तेज होने लगती है। सोचो ये एक्सेसिव नॉइज का, जो एक्सेसिव साउंड है उसका एक ड्रॉबैक है कि इस तरीके की भी चीजें इंसान के साइकी में जाकर के वो डिस्टर्ब करती हैं, राइट। तो वो जो लाउडनेस है वो है 80 डेसिबल्स। 80 डेसिबल के ऊपर लाउडनेस वाली अगर साउंड होगा, कोई भी साउंड होगा, तो वो डिस्टर्ब करेगा। इसी वजह से आज भी जब हम ईयरफोन्स कनेक्ट करते हैं और साउंड बहुत ज्यादा रहता है तो हमें कॉन्स्टेंटली हर आधे घंटे, 1 घंटे और समटाइम्स तो जब आपने बहुत टाइम तक वॉइस कम है फोन के स्पीकर की या फिर जो आप एयर प्लग्स में सुन रहे हो उसकी, तो वहां पे वार्निंग आती है, रिकमेंडेड देता है कि लोअर वॉल्यूम में सुने, दिस माइट कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू। लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर हम सुन रहे हैं तो हमें डिस्कम्फर्टेबल लग सकता है वो, सॉरी अनकंफर्टेबल लग सकता है वो, तो ये वही साउंड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू, वर्ल्ड वाइड जो नॉइज पॉल्यूशन है वो किस वजह से हो रहा है? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूरे टाइम ट्रांसपोर्ट, कहीं ना कहीं जहां जिन जगहों पे दिन हो रहा है दूसरे साइड रात है, जिस साइड रात है उस साइड वहां पे सारी चीजें अभी बंद है, लेकिन जैसे ही दिन होगा दूसरे अर्थ के साइड पे रात होगा, तो जिधर साइड बंद हो रहा है दूसरे साइड स्टार्ट हो जा रहा है, तो कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है ये। मतलब कि एक पार्ट में चल रहा है, कभी दूसरे पार्ट में चल रहा है, लेकिन वो चल ही रहा है 24 आवर्स, राइट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सवाल दे रखा है मैच द फॉलोइंग का, जिसमें कि ये सारे एक्ट्स हैं और ये उनको इम्प्लीमेंट करने का ईयर है या जब उनको पास किया गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कहेंगे, जब उनको पास किया गया है, जिन ईयर में उनको एक्ट बना के लगा दिया गया है उस समय की बात हो रही है यहाँ पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कई बार कई जगह पे अलग तरीके से पूछा जाता है। पहला दे रखा है हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने एक्ट लगाया है वो कब हमने पारित किया था? वो पारित हुआ था 1986 में। देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1981 में। हमने 1981 में इस चीज को समझ लिया था, तब तक हम समझ चुके थे कि एयर पॉल्यूट हो रहा है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। वाटर पोल्यूशन, वाटर एक्ट जो है ये वाटर पोल्यूशन के अगेंस्ट था और ये हमने सबसे पहले किया था पोल्यूशन की सीरीज में। 1974 में ही ये चीज हमें समझ आ गई थी कि वाटर पोल्यूट हो रहा है, पीने लायक नहीं रहा है, इसको बचाने की, इसको संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डी, पहला दे रखा है मूविंग टू द नेक्स्ट डी, दे रखा है हमें कि नॉइज को कब इंक्लूड किया था एयर पोल्यूशन में, तो वो किया था हमने सबसे लेट 1987 में। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैच करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, catalytic converters are fitted into automobiles to reduce emission of harmful gases. Catalytic converters change unburned hydrocarbon into,
अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कैटालिटिक कन्वर्टर किस चीज में परिवर्तित कर रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर होता कैसा है। तो ये देखिए, ये है एक टिपिकल कैटालिटिक कन्वर्टर, राइट। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इधर से ये जो CH दे रखा है दैट इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और ये ऑक्सीजन, ये सारे एंटर कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ से क्या बन के निकल रहा है, H2O, CO2, N2, O2। तो ये सारे हार्मफुल नहीं है लेकिन ये हार्मफुल है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर वेरी नाइस ऑफ इक्विपमेंट्स, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा जो पोल्यूशन लेवल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें दे रखा था कि हाइड्रोकार्बन को किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, यही है ना हाइड्रोकार्बन CH, ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, H2O एंड CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। This is the correct answer. Now moving to the next question. Why is it necessary to remove sulfur from petroleum products? किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फर को रिमूव करने की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि इससे क्या होगा, सल्फर रिमूव कर देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम्स कम बनने लगेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट। सल्फर रिमूव कर रहे हैं तो उसका डाइऑक्साइड नहीं बनेंगे, पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, बस सीधा सा है ये। Which one of the following impurities is the easiest to remove from water? Sorry, wastewater. Wastewater से सबसे आसानी से रिमूव हो जाने वाली इम्प्योरिटी कौन सी है? एंड दोज आर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरने वाले जितने भी सॉलिड्स हैं, जैसे कि ट्यूब टायर्स, वाटर लॉग, हस्क, डायपर्स, क्लोथिंग, ये सारी चीजें जो बड़े बड़े नालों में फेंकी हुई रहती हैं, वो सारी चीजें आराम से रिमूव की जा सकती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following disease is not caused due to contamination of water? वाटर की कॉन्टामिनेशन से इनमें से कौन सा डिजीज नहीं होगा? एंड दैट इज हेपेटाइटिस बी। समटाइम इट इज STD ऑल्सो, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूएंसेस growth of aquatic plants and blooming form of algae in natural water is generally due to high concentration of। बढ़ रहा है, पौधा है, बढ़ रहा है, तो यानी कि उसको वहां पे खाद मिल रहा है तभी वो बढ़ रहा है, राइट। तो खाद में सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन किसका होता है? एंड दैट इज ऑफ फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो भी बढ़ते हैं। और धीरे धीरे जब वो वॉश ऑफ होता है, खाद जब पानी के साथ बह के किसी भी आसपास के वाटर बॉडी में मिलता है, तो वहां पे भी जाके वहां के जो पौधे हैं उनको भी बढ़ाने का काम करता है, और उसी की वजह से एल्गल ब्लूम होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Algal blooms impart a distinct color to the water bodies due to। एल्गल ब्लूम की वजह से हमने देखा था कि वाटर किस तरीके का हो गया था, हरा हो गया था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उनका जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का है। वेरी सिंपल, उनके पिगमेंट की वजह से ये चीज होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है। पहला हमें दे रखा है यूवी लाइट्स, इसकी वजह से क्या होगा? यूवी रेडिएशन की वजह से स्नो ब्लाइंडनेस होता है। यूवी बी, जो UVA B C में जो बी है वो ज्यादा खतरनाक होता है, बी की वजह से स्नो ब्लाइंडनेस होता है। नाउ नेक्स्ट दे रखा है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है तो वो क्या है? दैट इज BOD, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट दे रखा है हमें DDT की वजह से क्या हो रहा है? अभी सवाल लगाया था, यस, बायोमैग्निफिकेशन। एंड फोस्फेट क्या कर रहा है? यूट्रोफिकेशन, जो बार बार ग्रो करा दे रहा है, एल्गल ब्लूम हो जा रहा है, तो वो यूट्रोफिकेशन को एक्सेलरेट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल दे रखे कि 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल का जो डिजास्टर था, बहुत ज्यादा जो एक्सीडेंटल लीकेज था, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जान गई थी और चीजें बर्बाद हुई थी। लेकिन ये तो था एक्सीडेंटल लीकेज रेडियो एक्टिव वेस्ट का। भारत में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं। तो वहां पे कौन सी गैस का स्राव हुआ था?
तो दैट वाज MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको हम शॉर्ट में MIC भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला सवाल दे रखा है, यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स, व्हाट रोल डज द लीड प्ले। अब देखो, लीड की वजह से क्या होगा, पेट्रोल मिक्स्ड है और लीड की वजह से जो लेड है उसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन है उसका इमिशन एज इट इज रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स चेंज कर रहे हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स के जो कैटलिस्ट हैं वो काम करना बंद कर देंगे। और वो कैटलिस्ट कौन से हैं, वो है रोडियम, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। Now, moving to the next question, in which year Air Act amended to include noise as air pollution? अभी हमने सवाल किया था, that was 1987. Now, moving to the next question, एक ऐसी सिटी के बारे में बताना है जहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो CNG पे चलता है, and Delhi is the one of the best example. Now, moving to the next question, it is a common practice to undertake desilting of the overhead water tank. What is the possible source of silt that get deposited in water tank? वाटर टैंक में जो सिल्ट जमा हो जाता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल है, सॉइल पार्टिकल्स जो पानी लाया जा रहा है उसमें डिजॉल्व सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये वो पानी को स्थायी रूप से उसको रख देते हैं जब हम, फॉर द टाइम बिंग वो वहीं पे है, वहाँ ओवरहेड जो वाटर टैंक है वहां पे है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे सेटल डाउन कर जाता है, वही है सिल्ट हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन? कल्चरल यूट्रोफिकेशन वो होता है जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट और घर से जो हमारे एफ्लुएंट्स बाहर आते हैं, एफ्लुएंट मतलब कि वेस्ट वाटर जो बाहर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल एजिंग जो हो रहा है लेक का, कि 500 साल बाद वो लेक की जगह पे धरती है, ठीक है, एजिंग हो गया, पानी खत्म हो गया और वहां पे फॉरेस्ट और जैसा बंजर भूमि है जो भी है वो चीज बन गई है, उसको वो बहुत ज्यादा, उसका जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा तेज कर देता है, ठीक है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑन ह्यूमन हेल्थ। पार्टिकुलेट मैटर की वजह से क्या होगा, एज्मा होगा, इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, लंग्स डैमेज करेगा, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, और एज्मा जैसा एक बहुत बड़ा डिजीज जिसको हम आम भाषा में दम्मा भी कहते हैं, वो यहाँ तक कि वो भी हो सकता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इंसान की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर पॉलीब्लेंड? पॉलीब्लेंड का रॉ मटेरियल है वेरियस कॉम्पोजिशन पॉलीमर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। Moving to the next question, blends of polyblend and bitumen when used helps to increase road life by factor of 3. What is the reason? पॉलीब्लेंड और बिटुमिन की वजह से जो रोड बनाया जा रहा है उसका जो लाइफ है, रोड का लाइफ है, वो बहुत टाइम 3 गुना बढ़ जा रहा है, जितना नॉर्मल होता है उससे 3 गुना बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से अगर इंडिया में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट होता है उसको भी वो सस्टेन कर लेता है, साथ ही रेन वाटर भी उस प्लास्टिक के, जो प्लास्टिक का कोलतार बन रहा है उसके अंदर सीप नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। Mention any 2 examples of plants used as wind breakers in the agricultural field. अब आप कहोगे विंड ब्रेकर क्या होता है? तो विंड ब्रेकर वो होता है कि बहुत तेजी से जब हवाएं चलती हैं तो ठंड में या फिर गर्मी में जब लू चलती है तब क्या होता है कि पौधे एकदम बिल्कुल उन हवा की चोट की वजह से एकदम नीचे की ओर जमीन पे सो जाते हैं, जैसे उनको स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए वो बिल्कुल जमीन पे धाराशायी हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए कौन से प्लांट हम यूज कर सकते हैं? तो जैसे कि बबूल, वेतिया, कैलोट्रोपिस, बहुत सारे हैं जिनमें से ये 3 तो मैंने लिख रखा है, अगर आपको और भी पता है तो आप बेशक उनको अपने एग्जाम्स में या फिर लिखिए आंसर में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इंडस्ट्री विच कैन कॉज बोथ एयर एंड थर्मल पॉल्यूशन एज वेल एज यूट्रोफिकेशन। यानी क्या हो रहा है, हवा भी प्रदूषित हो रही है,
थर्मल पॉल्यूशन यानी कि टेम्परेचर भी आसपास का उससे बढ़ रहा है, और यूट्रोफिकेशन यानी कि कुछ ऐसी चीज वहां से रिलीज हो रही है जो कि वाटर बॉडीज के नेचुरल एजिंग को एक्सेलरेट कर रही है। तो वो इंडस्ट्रीज हैं केमिकल फर्टिलाइजर यूनिट्स, थर्मल पावर प्लांट, रिफाइनरीज, ये सारी चीजें एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, 3 टाइप का पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ये। और यूट्रोफिकेशन माइंडेड ये पोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक नेचुरल एजिंग है जो होना चाहिए, बस उसी को इन्होंने एक्सेलरेट कर दिया, बहुत तेजी से उसको बढ़ा दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एल्गल ब्लूम? फर्टिलाइजर बढ़ गया पानी में, जिसकी वजह से जो पानी के प्लैंक्टोनिक एल्गे थे या वाटर बॉडी में और भी जो पाए जाते थे सबमर्ज्ड प्लांट, वो बहुत तेजी से एक्सेसिव उनका ग्रोथ हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होने लगी। और जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो भी चीजें वहां की थी, ऑक्सीजन आसपास का और बहुत सारी चीजें पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है और उनको वो मिल ही रहा है, ऑर्गेनिक मैटर मिल ही रहा है, जिसको जो तेजी से ग्रो किया है वो, उसी को हम कहते हैं, जो ग्रीन दिखने लगा फिर हम उसको कहते हैं एल्गल ब्लूम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमैग्निफिकेशन? तो बायोमैग्निफिकेशन होता है कि इंक्रीज कर जाता है कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल पे आगे बढ़ते बढ़ते। नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे वो कम रहता है, 0.001 पार्ट पर मिलियन है, तो लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते वो शायद 1 पार्ट पर मिलियन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। Now, moving to the next question, what are the 3 major kinds of impurities in domestic water? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में क्या वो 3 काइंड की इम्प्योरिटीज होती हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक टाइप के डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये 3 तरीके के पाए जाते हैं इम्प्योरिटीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? यहाँ पे इस सवाल को ध्यान देना, यहाँ पे पूछा है रीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन नहीं। रीफॉरेस्टेशन मतलब कि पहले से वहां पे फॉरेस्ट मौजूद था, उसको हमने रिमूव किया, अब वापस से उसको प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, उसी को रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिवाइज, पुनरावृत्ति, वापस से उनको पढ़ो और याद करो। री वर्ड का यूज कर रहे हैं हम, री रीड करो। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे रीफॉरेस्टेशन, पहले फॉरेस्ट था वहां पे, काट दिया गया था, अब उसको वापस से रीस्टोर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रीफॉरेस्टेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the best solution for the treatment of electronic waste? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? रिसाइकल कर दो, वेरी सिंपल। जो भी चीज ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है जलाने की वजह से, रिसाइकल कर दो, हम उसको रिसाइकल करेंगे बस। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.